अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। सबसे पहले जिक्र दस्तक की उन स्टोरीज का जिन पे आज देंगे दस्तक। खून, शोले, आग और धुआं, गुलरंग वादी अंगार वादी में बदल गई। पूरी पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों के शाना बशाना, हर कदम पर साथ देने की अज़्म का यादा। भारतीय इक़दामात पर आलमी बरादरी का इजहार तशवीश। तस्करा करेंगे कि गुज़श्ता एक साल कश्मीरियों ने कैसे काटा। इंजीनियर से डीजी नैब तक का सफर, अदालत ने इरफान मंगी की अहलियत पर सवाल उठा दिया। चेयरमैन नैब आइन और कानून को बाईपास करके कैसे तकर्रुरी कर सकते हैं। मिडिल पास फर्द ने कैसे आला शख्सियात को फोन किए। एक भैंस के मालिक के पास बड़े अफसरान के नंबर कहां से आ गए। तस्करा करेंगे पाकिस्तान रेलवेज की तारीख के एक बड़े मंसूबे का भी, जिससे घंटों का सफर मिनटों में तय हो जाएगा। और फिर कश्मीर से बर्मा, फलस्तीन से शाम, मुसलमानों का खून इतना सस्ता क्यों है। बैरूत में हजारों अफराद जख्मी, क्या उम्मत की बेदारी का वक्त भी अभी नहीं आया है। कश्मीरी हूं, मेरा खून मुसलमान, ताकत कलमा। कश्मीर जाके बागों में बुलबुलें, फूलों पर तितलियां और चश्मों में मछलियां शायरों के कलाम का हिस्सा हुआ करती थी। जहां चांद की रोशनी में चिनारों के पत्ते अफसानवी अदब की तख्लीक का बाइस बना करते थे। अब गुज़श्ता 7 सालों से जहलम के पानियों, जम्मू के मैदानों और फिर लद्दाख की झीलों में खामोशी है, एक सुकूत है। बेबसी का आसेब सा छाया हुआ है। खून की होली खेली जा रही है, जहां हर उभरता सूरज एक मौत का पैगाम लेकर आता है और चांदनी रातों में किसी औरत का सुहाग उजाड़ दिया जाता है। यानी मुकद्दस दुख्तराने मिलनी को मिकान की हवस का ईंधन बनाया जाता है। ये कश्मीर है, जहां गुमनाम कब्रें, इन कब्रों में किसी माँ का बेटा, किसी बेटी का बाप और किसी बहन का प्यारा दफन है। इन कब्रों पर कत्बे नहीं है, लेकिन हर कब्र की एक अलग ही दास्तान है। यहां से गुजरने वाले दरियाओं के शोर में इंसानों की चीखें दबसी जाती हैं। यूं तो कश्मीरी गुज़श्ता 70 सालों से पिंजरे में बंद हैं, कैद हैं, लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीरी एक तवील मुहासरे में है। इनके गिर्द भारतीय गनों का हिसार कायम कर लिया गया है। इन्हें 9.5 लाख से जायद फौजियों ने घेरे में ले रखा है। इन्हें दवाई लेने, स्कूल जाने, कारोबार खोलने, यहां तक कि सांस लेने के लिए भी भारतीय फौज से इजाजत लेना पड़ती है। आर्टिकल 370 और 35A के खात्मे के बाद से जहां कश्मीरियों की आवाज को बंद करने की कोशिश की गई है, वहीं कश्मीरियों से शनाख्त छीनने के लिए भी इकदाम किए गए हैं। भारतीय हुकूमत ने कश्मीर को 3 हिस्सों में तकसीम किया है, जम्मू है, वादी और लद्दाख में तकसीम किया है। सवाल ये जन्म लेता है कि कश्मीर में आर्टिकल 35A और 370 के खात्मे से नुकसानात क्या हुए हैं। आर्टिकल 370 कश्मीर को अपना अलहदा आइन, अलग झंडा और हर तरह के मामलात में अपनी आजाद रखने की आजादी देता था। ताहम मरकजी हुकूमत रियासत के दिफा, खारजा पॉलिसी और इब्लाग को कंट्रोल करती थी। वो शख्स कश्मीरी शहरी तस्वुर होगा जो 14 मई 1954 में इस कानून के बनने के बाद से कश्मीर में रह रहा है। ये कानून कश्मीर और लद्दाख दोनों पर लागू था। आर्टिकल 35A के तहत कोई भी बाहर से आने वाला कश्मीर में प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। बाहर से आने वाला गवर्नमेंट जॉब या स्कॉलरशिप हासिल नहीं कर सकता था। जो भी शहरी माना जाता था, इसको सर्टिफिकेट जारी किया जाता था। इन आर्टिकल्स में तब्दीली से भारत में हिंदू आबादकारी का एक सिलसिला शुरू हो गया है, यानी एक डेमोग्राफिक शिफ्ट आ रहा है। भारत ने 4 लाख से ज्यादा गैर रियासती हिंदू बाशिंदों को कश्मीरी डोमिसाइल जारी किए हैं। मुख्तलिफ अदवार में भारत से हिजरत करने वाले कश्मीरी महाजरीन की जमीनों को गैर रियासती बाशिंदों में तकसीम करने का आगाज कर दिया गया है। आज पूरी कौम कश्मीर में भारतीय कब्जे के खिलाफ यौम इस्तेहसाल मना रही है। यौम इस्तेहसाल कश्मीर है। कश्मीरियों का सिर्फ गुज़श्ता 1 साल के दौरान इस्तेहसाल नहीं हुआ है, बल्कि इसका आगाज 1947 से हुआ था। इस दिन न सिर्फ कश्मीरियों की जमीनों पर कब्जा हुआ, बल्कि उनकी आज़ादी सल्ब कर ली गई, उनकी सांसों को मुक़य्यद कर लिया गया, कैद कर लिया गया, उनकी आवाज़ें दबा दी गई। कश्मीरियों ने भारतीय कब्जे के खिलाफ 1989 में मुसल्लह जद्दोजहद का आगाज किया। इसके बाद से कश्मीर में हर रोज क़यामत सुग़रा बर्पा होती है, हर रोज एक क़यामत गुजरती है। इस असना के दौरान तकरीबन 95,547 कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया। भारतीय तशद्दुद से 8,000 के करीब कश्मीरी जख्मी हुए हैं। जुल्म और बर्बरियत की ये दास्तान सिर्फ शहादतों और तशद्दुद पर इख्तिताम पजीर नहीं होती है। ये कहानी महज आज़ादी इजहार पर पाबंदी तक नहीं है, आज़ादी इजहार पर कतगन नहीं है, यहां तक महदूद नहीं रहती, बल्कि काबिज अफवाज ने 1,60,621 कश्मीरियों को गिरफ्तार किया है। श्रीनगर से लेकर राजस्थान तक भारत की हर जेल में कश्मीरी पाबंदे सलासल हैं। इनमें कई ऐसे कश्मीरी हैं जो लड़कपन में गिरफ्तार हुए थे, मगर वो जेल के अंदर अपने बुढ़ापे को पहुंच चुके हैं। कश्मीरियों ने अपने जानों के नजराने दिए हैं। 1989 से आज तक 1,10,345 मकानात काबिज अफवाज की बमबारी से तबाह हुए हैं। यानी अमलाक को भी शदीद नुकसान पहुंचाया गया है। किस्सा यहीं पर इख्तिताम पजीर नहीं होता है, बल्कि वादी में इस वक्त 22,970 बेवाएं हैं। 1,07,797 यतीम बच्चे इस्तेहसाल का शिकार हो चुके हैं।
कश्मीर की 11,214 बेटियों को भारतीय फौज ने जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया है। अब आपको सिर्फ एक साल के दौरान कश्मीर में 10,000 से ज्यादा कश्मीरी नौजवानों, बुजुर्गों और बच्चों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये आदाद-ओ-शुमार भी बड़े हैरानकुन है, जिन्हें मुख्तलिफ भारतीय जेलों में कैद रखा गया है। इसी तरह जाली मुकाबलों में गुज़श्ता एक साल के दौरान 750 से ज्यादा कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया गया है। गुज़श्ता एक साल के दौरान कश्मीरियों पर क्या गुजरी, भारत ने आर्टिकल 35A में तब्दीली के बाद कौन कौन से गैर कानूनी इकदाम उठाए हैं, भारत नवाज सियासी जमातें भी मोदी हुकूमत के खिलाफ मैदान में क्यों हैं, हुकूमत पाकिस्तान का क्या किरदार रहा है, उस पर बात करते हैं। कश्मीर इशू को आलमी सतह पर उठाने का फैसला हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इस इक़दाम के बाद किया गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली समेत अहम बैनुल अक़वामी फोरम्स पर कश्मीरियों का मुकदमा उठाया है। वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी मिले। अमरीकी सदर ने मसला कश्मीर पर सालिसी की पेशकश की। इसी तरह वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने और OIC के इजलास में कश्मीर के मौक़िफ़ को पेश किया। उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों, वज़राए ख़ारजा से मुलाकात की। कश्मीर में भारतीय कब्जे के हवाले से आलमी बरादरी को पाकिस्तान के खदशात से भी आगाह किया। खुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर के अवाम से बराह रास्त खिताब किए, कश्मीरी क़यादत से मुसलसल राब्ते में रखे। आज भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की अपील पर मुल्क भर में कश्मीर से मुताल्लिक जो कश्मीरियों से इज़हार यकजहती की गई इक़दामात के खिलाफ यौम इस्तेहसाल मनाने का ऐलान किया गया। वो खुद आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इजलास में शरीक हुए। उन्होंने कश्मीरी क़यादत और अवाम को यकीन दहानी कराई कि पाकिस्तान कश्मीरियों को कभी भी तनहा नहीं छोड़ेगा। कश्मीरी क़यादत ने भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की है। मैं इसलिए जो आज आपसे बात करूँगा, मैं आज आपको जो मेरा तज्ज़िया इस सारी चीज़ का, मैं बिल्कुल आपसे दूसरी तरह सोच रहा हूँ। मैं ये समझ रहा हूँ कि अल्लाह की तरफ से कश्मीरियों को एक अल्लाह ने ऐसे दौर से गुजार रहा है जिसकी अब एंड कश्मीर की आज़ादी है। अगर ये 5 अगस्त ना होता तो मैं आज इतना पुरुमीद ना होता। मैं समझता हूँ कि 5 अगस्त में पिछले 5 अगस्त को नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ी गलती कर बैठा है। आज पूरी कौम भारतीय कब्जे के खिलाफ सरापा एहतजाज है। तमाम छोटे बड़े शहरों में भारतीय मजालिम के खिलाफ मुजाहरे किए गए हैं। सेनेट का खुसूसी इजलास भी मुनक्किद किया गया, जिससे खिताब करते हुए सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने कश्मीरी अवाम की अखलाकी, सियासी और सफारती हमायत के यकीन दिलाया है। सेनेट के इजलास से खिताब में दीगर सेनेटर्स ने भी मसला कश्मीर के हल के लिए कौमी इत्तफाक राय और फिर सियासी और सफारती जद्दोजहद की ज़रूरत पर जोर दिया। हम इस अज़म का दोबारा इयादा करते हैं कि पाकिस्तान इस पर कश्मीरियों की अखलाकी, सियासी और सफारती हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान अहलियान कश्मीर के साथ शाना बशाना खड़ा रहेगा और भारतीय कब्ज़े के ख़िलाफ़ कश्मीर के बहादुर और निडर लोगों की जद्दोजहद की भरपूर तायीद करता रहेगा। मुझे कामिल यकीन है कि कश्मीरियों की कुर्बानियाँ रंग लाएंगी और वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर में आज़ादी का सूरज तुलू होगा, इंशाअल्लाह। बिल्कुल इसी तरह जनाब चेयरमैन, जिस तरह जब पेलेट बुलेट्स इस्तेमाल की गई बच्चों के चेहरों पे, जब बच्चों को और ख़वातीन को रेप का निशाना बनाया गया, जब नौजवानों को मिसिंग करार दिया गया जनाब चेयरमैन, इसी तरह ये तस्वीर जो है वो इस बात की गम्माज़ी करती है कि द वर्ल्ड एस्टैब्लिशमेंट मिस्टर चेयरमैन इज स्नैचिंग अवे द स्माइल्स ऑफ द चिल्ड्रन। शुक्रिया के साथ ये बात करके इजाज़त चाहूँगा कि ये एक लम्हा आया है, अगर हमने ये ज़ाया किया तारीख़ हमें मुआफ़ नहीं करेगी। और मैं इस पार्लियामेंट से भी, इस ईवान से भी यही दरख्वास्त करूँगा कि हमारी सियासी इख्तिलाफ़ात अपनी जगह पर ये होते रहते हैं। इख्तिलाफ तो जमहूरियत का हिस्सा है, सियासत का हिस्सा है, लेकिन कश्मीर के आज़ादी के खातिर हमने सब मिलकर आगे बढ़ना है। अगर हम ये काम नहीं कर सके तारीख़ हमें मुआफ़ नहीं करेगी। और हमें मोदी के बारे में कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। ये सबसे बदबूदार इंतहा पसंद हिंदुत्व का ये चेहरा है। ये वो मकरू चेहरा है जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 80 साल पहले पहचाना था। दिस इज ऑल्सो द 80 ईयर्स ऑफ द पाकिस्तान रेजोल्यूशन 23 मार्च 40 को, कि ये लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप उनके चेहरे भी देख लें, मोदी का, राजनाथ सिंह, अमित शाह, अजीत डोवल, ऑल ऑफ देम दे आर हेटर्स ऑफ पाकिस्तान। Given a position, 70% of the battle, Mr. Chairman, is going to be media, legal, parliamentary diplomacy, public diplomacy, think tanks, Kashmiri diaspora. 5 अगस्त के बाद भारतीय हुकूमत ने न सिर्फ मकबूजा कश्मीर में मजालिम के पहाड़ ढाए, बल्कि LOC पर भी शहरी आबादी को निशाना बनाया।
रवा साल के दौरान भारतीय फौज ने 1877 बार लाइन ऑफ कंट्रोल पर शहरी आबादी को निशाना बनाया, एलओसी पर, जिसके नतीजे में 15 शहरी शहीद हुए जबकि 144 आम शहरी जख्मी हुए। अब यही नहीं है, बल्कि तालीमी इदारों, अस्पतालों और शहरियों की निजी अमलाक को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया गया है। भारत की मजालिम की दास्तान यहां पर भी इख्तिताम पर है, बल्कि आज कराची में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मजालिम के खिलाफ रैली निकाली गई। रैली अपने रास्ते पर रवाना थी कि शरपसंद अनासर की जानिब से शुरका पर क्रैकर फेंका गया, जिसके नतीजे में जमात इस्लामी कराची के सेक्रेटरी इत्तलात जाहिद अस्करी समेत 10 अफराद जख्मी हुए। भारत न सिर्फ कश्मीरियों पर मजालिम ढा रहा है, बल्कि कश्मीरियों के हुकूक के लिए चलने वाली हर मुहिम को, तमाम मुहिम्मात को सबूताज करने के लिए भी कोशा है। लेकिन शायद वो ये भूल रहा है कि हमेशा सच की फतह होती है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के इदारे ने गुज़श्ता रोज़ एक प्रेस रिलीज जारी की है, जिसमें गुज़श्ता 1 साल के दौरान वादी में इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों पर अपनी तशवीश का इजहार किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक कोरोना वायरस के दौरान आज भी हज़ारों कश्मीरी जेलों में बंद हैं, वहाँ महसूर हैं, जबकि वादी में 1 साल से इंटरनेट पर पाबंदी नहीं उठाई जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के कई माहिरीन मुतअद्दिद बार भारतीय हुकूमत को वादी का मुहासरा ख़त्म करने, शहरियों की गैर कानूनी गिरफ्तारियों के खात्मे और फिर आज़ादी इजहार पर पाबंदी के खात्मे के लिए लिख चुके हैं। माहिरीन ने हुकूमत हिंदुस्तान से शहरियों की तलाशी, सहाफ़ी और सियासी क़यादत की नज़रबंदी और कैदियों को इलाज मुआलजे की सहूलियात ना देने पर भी अपनी तशवीश का इजहार किया है। माहिरीन के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने ताहाल हमारे 4 खतूत का कोई भी जवाब नहीं दिया है, यानी वो जो खतूत लिखे गए उनकी भारत की तरफ से उसका रिस्पांस नहीं आ रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इदारे के माहिरीन को वादी में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का जायजा लेने के लिए रसाई देने का मुतालबा भी किया। अब सवाल ये उठता है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से बार बार तंबीह के बावजूद भारतीय क़यादत कश्मीरियों पर अपने मजालिम मुसलसल उनमें इजाफा क्यों कर रही है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ क्यों रही है। अमरीका की जानिब से सालिसी की पेशकश के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप कश्मीर इशू पर अमली इकदामात से गुरेजा क्यों है। आलमी बरादरी भारतीय इकदामात पर खामोश तमाशाई क्यों बनी हुई है। हुकूमत पाकिस्तान के पास मसला कश्मीर को आलमी फोरम पर उठाने का बेहतर रास्ता कौन सा हो सकता है। इन तमाम तर सवालात का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त दिफाई तज्जियाकार अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले ये कहिएगा कि भारत इस खित्ते के अंदर टेरिटोरियल हेजिमनी की जंग लड़ रहा है, वो जंग भले कश्मीर के अंदर जो है उसका स्पेशल स्टेटस खत्म करके लड़ी जाए, भले नेपाल के साथ लड़ी जाए, या फिर लद्दाख का मामला हो। हत्ता कि अब तो चीनी सफारतकार ने खुद कह दिया है कि जो लद्दाख का मामला भारत के साथ हुआ है वो भी 5 अगस्त के वाक़े का शाखसाना है। तो ये कहिएगा कि क्या भारत कश्मीर के इस स्टेटस को तब्दील करने के बाद आर्टिकल 370 और 35A का ये जो मामला है, क्या इसको मजीद तूल दे सकता है, इस पोजीशन के अंदर है, क्योंकि हर महाज पर सुबकी का सामना करना पड़ रहा है भारत को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले ऐसा नहीं था। भारत जो कुछ भी करता रहा वो बिल्कुल उसको एक तरह से कामयाबी रही, से फायदा उठाते रहे। ये तो आके फंसे हैं जब चाइना ने इनको आके कन्फ्रंट किया है। अब ये जो लद्दाख में इनका जो स्टैंड ऑफ हुआ है उसकी वजह से ये इनके ऊपर एक चेक आया है, और जिसकी वजह से छोटे ममालिक को भी एक हौसला हुआ और वो अभी इनको कन्फ्रंट कर रहे हैं, इनके सामने खड़े हो रहे हैं। तो नेपाल ने भी किया, पाकिस्तान तो खैर पहले इनकी हजमनी नहीं मानता था। तो इन चीज़ों की वजह से लगता ये है कि भारत अब रुक गया। अब चीज़ ये है कि जो एकतरफा कदम पहले कर चुका है उसको चाइना ने एक तरफ से तो ये एक झंझोड़ के इनको बता दिया कि जनाब आप इस खित्ते की ताकत नहीं है कि जो जी चाहे आप करते रहें, हम यहाँ मौजूद हैं और हम आपको एकतरफा फैसला नहीं करने देंगे। लेकिन ये है कि अब इसको मजीद दबाव होगा तो ये कदम वापस जाएगा, उसमें पाकिस्तान को भी अपना स्टांस बदलना होगा। मसलन शिमला मुआहदा की वजह से हमें हमेशा इंटरनेशनल कम्युनिटी कहती रही कि जी दोनों मुल्क इकट्ठे बैठें और बातचीत करें, लेकिन जब भारत ने एकतरफा काम कर दिया तो दो तरफा किस्सा तो खत्म हो गया। तो हमें बताना चाहिए दुनिया को कि अब शिमला मुआहदा तो तकरीबन डेड है, क्योंकि भारत या तो अपना स्टेप वापस ले, आर्टिकल 370 वगैरह, आर्टिकल 35 ये दोबारा रिस्टोर करे, फिर दो तरफा बात होती है। अगर रिस्टोर नहीं करता तो यूनाइटेड नेशन आगे तो इसका मसला हल कराए। दूसरी तरफ यह कि चाइना इस मामले में पाकिस्तान को सपोर्ट बड़ी दुरुस्त में आप निशानदेही कर रहे हैं कि शिमला मुआहिदा जो है वो तो यकीनन लैप्स हो गया जब 5 अगस्त को ये खुसूसी स्टेटस खत्म किया है। फिर एलओसी की क्या पोजीशन है, और आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को भी अपनी स्ट्रैटेजी को रिवाइज करने की जरूरत है। आपकी नजर में पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी एट दिस पॉइंट इन टाइम क्या होनी चाहिए जनरल साहब? देखिए, बात यह है कि दुनिया पूरी हमें यह समझती रही कि हम टेररिस्ट हैं, हम टेररिज्म करवाते हैं, और कश्मीर का जो किस्सा है वो भी इसी से रिलेटेड समझा कि जनाब इंडिया कहता रहा कि पाकिस्तान यहाँ पे कश्मीर में टेररिज्म करवाता है। जब आप ये जो आज़ादी की जंग है अगर ये बदनाम हो जाए और दुनिया ये समझना शुरू कर दे कि पाकिस्तान ये काम करवा रहा है, तो फिर वो आज़ादी की जंग को सही आज़ादी की जंग नहीं समझा जाएगा, तहरीक नहीं समझा जाएगा,
उसकी सपोर्ट कम होगी और यही कहा जाएगा कि जनाब दूसरे मुल्क हैं वो यहाँ पे इन्होंने इनको मैदान जंग बनाए हुए प्रॉक्सी वॉर कर रहे हैं। ये वो चीज़ हमें नजर आई पुलवामा के वक्त भी। इधर पुलवामा का वाकया हुआ, 1 घंटे के अंदर अंदर भारत ने पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया और दुनिया में किसी ने उससे सबूत नहीं मांगा। शाम तक 5 बड़े मुल्कों में जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस शामिल थे, उन्होंने कहा कि जी इंडिया रिटेन्स द राइट टू रिटेलिएट। ये वो डायलेमा है जहां हमने अपनी क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश करनी और दुनिया को ये बताना है कि ये एक आज़ादी की तहरीक है वहां पे जिसका पाकिस्तान के साथ कोई ऐसा वास्ता नहीं कि हमको कोई वहां पे टेररिज्म करा रहे हैं। आप देखिए कि भारत के अक्सर लोग जो हैं उनके जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो बयान देते रहते हैं कि जनाब पाकिस्तान साइड पे 14 लॉन्च पैड्स हैं जिनको जहां से पाकिस्तान आदमी भेजता है, इन्फिल्ट्रेटर्स भेजता है। ये वो चीजें जिनको हमने बड़ा एग्रेसिवली डील करके तो इस वक्त हमारी जो निगाहें हैं पाकिस्तान की वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर मरकूज है। गो के गुज़श्ता माह OIC में भी बड़े भरपूर तरीके से भारतीय इक़दामात की मज़म्मत की गई है, लेकिन फिर आप ये भी देखिए कि भारत सलामती काउंसिल का गैर मुस्तकिल मंदूब बन गया है। क्या इस तमाम तर के बावजूद भारत को गैर मुस्तकिल मंदूब की हैसियत मिलना वहां पर, क्या भारत को ज्यादा लेवरेज नहीं मिल जाता है इस पर? और हमारी जो सफारती पॉलिसी है वो किस हद तक कामयाब दिखाई देती है इस तनाजुर में आपको? देखिए ये नहीं, हमने बहुत तो किया ही नहीं सफारती। ये जो मैप हमने एक इशू किया है ये मेरा ख्याल पहला एक बड़ा स्टेप है जो आप कर रहे हैं, वरना तो आपके पास बहुत सारा मवाद है जहां आप भारत को डिफेंसिव पे भी डाल सकते हैं और कश्मीर के मामले में उसको यूनाइटेड नेशन में भी घसीट सकते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि जनाब इन्होंने यूनाइटेड नेशन की करारदादें जो है उनको वायलेट किया है। फिर ये आबादी का तनासब बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी ये जिनेवा कन्वेंशन के 4th कन्वेंशन की वायलेशन है। तो ये कैसे बैठ सकते हैं जाके वहां पे यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में जबकि खुद ये वहां की करारदादें वायलेट कर रहे हैं। फिर ये है कि FATF में हमें घसीटा हुआ है। टेरर फंडिंग भारत खुद करता है जिसके सबूत आपके पास हैं। कलभूषण ने आपको मनी ट्रेल दिया, आपको बताया कि जनाब मैं फलां पैसा इतना BLA को दिया, इतने पैसे फलां को दिए कराची में। ये सारी मनी ट्रेल आप जाए FATF में उसके खिलाफ, तो भारत को डिफेंसिव में भी डालेंगे, बदनाम भी होगा और फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी आपकी बात सुननी शुरू करेगी। आज पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी भारत ने खराब की है कि 70,000 लोग हमारे मारे गए और हमें दुनिया में कहते रहे कि जनाब ये टेरर फंडिंग भी करते हैं और टेररिज्म भी करवाते हैं। टेरर फंडिंग के चक्कर में कोई सबूत किसी ने नहीं दिया, लेकिन 2 साल हो गए हमें FATF के चक्कर लगाते हुए। तो आपने भारत की क्रेडिबिलिटी दुनिया में खत्म करनी है, बताना है, अब वो हकीकत और असलियत देके आनी है आपने। इतने बड़े वाकयात जनरल साहब, एक और बड़ा सादा सा सवाल है मेरा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी सालिसी की पेशकश की थी, 2 बार वो मीडिएशन की पेशकश कर चुके हैं। क्या वो जब मीडिएशन की पेशकश कर रहे होते हैं, भारत तो यकीनन उसको मुस्तरद करता है, उसको काबिल कबूल नहीं है, क्या उस तरफ से भी जो सालिस के किरदार की ऑफर की जाती है वो भी कोई अफसानवी है या उसके अंदर भी कोई हकीकत होती है, या अमेरिका चाहता है रियलिस्टिकली कि ऐसा होना चाहिए और ये कश्मीर इशू रिजॉल्व होना चाहिए? नहीं, ये कोई डोनाल्ड ट्रंप अकेला नहीं, काफी दफा अमेरिकन जो प्रेसिडेंट्स हैं वो कह चुके हैं और वो इसीलिए कहते हैं कि उनको पता है कि ये नॉन स्टार्टर है, भारत रिजेक्ट करेगा, मामला खत्म हो जाएगा। वो कोई इंसिस्ट नहीं करते इस पे, कोई जैसे इंटरनेशनल प्रेशर होता है कि जनाब हम सालिसी करेंगे, आपको मानना होगा, तो वो चीज़ तो है नहीं। वो कहते हैं जी अगर दोनों मुल्क तैयार हों तो हम सालिसी करने के लिए तैयार हैं। तो ये तो ऑफर नहीं है, ये तो ऐसे है कि आपने नॉन स्टार्टर पता है कि भाई भारत ये नहीं मानता। लेकिन कतई नज़र इसके मैं समझता हूँ पाकिस्तान के भी हक में है कि ये सालिसी ना हो। उसकी वजह यह है कि अमेरिका कोई ईमानदाराना तरीके से ये काम नहीं करेगा, वो ऑनेस्ट ब्रोकर कभी भी नहीं होगा। उसकी वजह यह कि आज उसके मफादात जो हैं वो भारत के साथ हैं और हमने देखा कि अफगानिस्तान में अमेरिका की सारी मदद हमने की, हमारी सरजमीन इस्तेमाल हुई, हमारे एयर बेसिस इस्तेमाल हुए, हमारी पोर्ट्स इस्तेमाल हुई, हमारे लैंड रूट इस्तेमाल हुए और लाके वहां उसने भारत को बिठा दिया। आज दिन तक हम भुगत रहे। तो ये चीज हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि उन मुल्कों के मफादात हैं जो वो पाकिस्तान के खर्चे पे, पाकिस्तान के खाते में पूरे करेंगे। तो पाकिस्तान तो पहले हाल से भी मारा जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। खित्ते में जो हमारी पोजीशन है, पाकिस्तान अपने दोस्त ममालिक के साथ हो, आप बांग्लादेश के साथ देख लें, आप ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक पोजीशन देख लें, फिर चाइना के साथ देख लें, आपको क्या लगता है कि इस असना के दौरान खुसूसन एक साल 5 अगस्त के बाद से खित्ते में हमारी पोजीशन कितनी मुस्तहकम हुई है? क्या बेहतर हुई है पहले से या हम कमजोर हुए? नहीं, मेरा ख्याल है कि हमारी पोजीशन पहले से बेहतर है। उसकी बुनियादी वजह दो तीन वजूहात हैं। एक तो ये है कि इस हुकूमत ने नाम लेना शुरू किया भारत का कि जैसे अभी स्टॉक एक्सचेंज पे हमला हुआ तो इन्होंने कहा जी कि भारत ने कराया है।
अब ये जो चीज़ है कि ये भारत ने कराया है, ये आप पहले खुल के बात नहीं करते, अब आप बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप देखिए कि चाइना का जो प्रेशर आया है उससे भी आपकी पोजीशन मजबूत हुई है, क्योंकि चाइना ने भारत को डिफेंसिव पे डाल दिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमजद शुएब साहब, आपका दिफाई तज्जियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद बात करेंगे एक भैंस के मालिक के पास अहम शख्सियात के नंबर्स कैसे आए। इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डीजी नैब इरफान मंगी की अहलियत और चेयरमैन नैब के दायरा इख्तियार पर सवाल उठा दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस काजी फाइज ईसा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने नैब अफसरान के नाम पर पैसे लेने वाले मुलजिम मोहम्मद नदीम की जमानत की दरखास्त पर समाअत की। इस समाअत के दौरान नैब पर बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए गए कि नैब अफसरान की नाअहली की वजह से लोग जेलों में सड़ रहे हैं। हमें अल्लाह से ज्यादा एक आमिर का खौफ होता है। मुल्क को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। हर बंदा कुर्सी पर बैठकर अपना एजेंडा चला रहा है। समाअत के दौरान बेंच के रुकन जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि मोहम्मद नदीम मिडिल पास है और तफ्तीश के मुताबिक मुलजिम के पास सिर्फ एक भैंस है। उन्होंने कहा कि मुलजिम कैसे बहावलपुर से नैब अफसर बनकर कॉल करता था। मोहम्मद नदीम ने एमडी पीएसओ को डीजी नैब बनकर कॉल की। मुलजिम के पास कैसे बड़े बड़े अफसरान के नंबर्स आ गए। इस पर अदालत में मौजूद नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि एमडी पीएसओ समेत 22 अफराद की मुख्तलिफ शिकायतें मिली हैं और पीएसओ के एमडी ने डीजी नैब इरफान मंगी से राब्ता किया है। प्रोसिक्यूटर की बात पर अदालत उज़्मा के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पूछा कि इरफान मंगी आपकी तालीम और तनख्वाह क्या है, जिस पर उन्होंने अदालत को जवाब दिया कि मैं एक इंजीनियर हूं और मेरी तनख्वाह 4,20,000 रुपए है। इस पर जस्टिस ईसा ने पूछा कि क्या आप फौजदारी मामलात का तजुर्बा रखते हैं, जिस पर इरफान मंगी ने जवाब दिया कि मेरा फौजदारी मुकदमात का कोई तजुर्बा नहीं है। इरफान मंगी के जवाब पर जस्टिस ईसा ने कहा कि एक इंजीनियर नैब के इतने बड़े ओहदे पर कैसे बैठा हुआ है, नैब कैसे काम कर रहा है। साथ ही अदालत ने दुरुस्त मुआवनत न करने पर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद नियाजुल्लाह नियाजी और नैब प्रोसिक्यूटर इमरानुल हक की सख्त सरजनिश भी की। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि चेयरमैन नैब किस कानून के तहत भर्तियां करते हैं, इरफान मंगी किसकी सिफारिश पर नैब में घुस आए। चेयरमैन नैब अब जज नहीं है, हमें उन्हें अदालत बुलाना, उनको बुला सकते हैं, वो अदालत आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि मार्शल लॉ में कानून की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। हमें अल्लाह से ज्यादा एक डिक्टेटर यानी एक आमिर का खौफ होता है। मार्शल लॉ से बेहतर है दोबारा अंग्रेजों को हुकूमत दे दी जाए। जस्टिस ईसा ने कहा कि नैब अवाम के पैसे से चलता है, सब अवाम के नौकर हैं। इस तमाम मामले के ऊपर यानी अदालत में जो कुछ होता रहा और नैब के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है, इस पर बात करने के लिए इस वक्त साबिक अटॉर्नी जनरल मुमताज़ माहिर कानून इरफान कादिर हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब आपके वक्त के लिए। आपने देखा पहले ख्वाजा बरादरान केस के अंदर अदालत उज़्मा की तरफ से जो नैब से मुताल्लिक रिमार्क्स दिए गए और आज फिर अपनी नौयत का एक बड़ा मुनफरिद केस था, एक मिडिल पास शख्स डीजी नैब बनकर फ्रॉड करता रहा, उसमें अदालत उज़्मा ने नैब से मुताल्लिक जो रिमार्क्स दिए, क्या अदालत उज़्मा की रिमार्क्स नैब की कारकर्दगी के ऊपर, परफॉर्मेंस के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क नहीं है? देखें, आप ख्वाजा साद रफीक के केस को इस केस के साथ मेरा ख्याल है मिक्सअप मत कीजिए, क्योंकि वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक कंप्लीट ऑर्डर लिखा था और ख्वाजा साद रफीक के केस में जिस तरह से वहाँ इन्वेस्टिगेशन ऑथराइज हुई, जिस तरह से अरेस्ट किया गया, जिस तरह से वहाँ रेफरेंस फाइलिंग हुई, वो सारा जो प्रोसेस है उसको थ्रेड बेयर सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया था और ये भी डिस्कस किया था कि आया ख्वाजा साद रफीक का कोई ताल्लुक बनता है उस कंपनी से या नहीं, या उसका कोई एविडेंस था कि नहीं। तो वो एक स्पेसिफिक केस था, हर चीज को स्पेसिफिकली डील करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इन राइटिंग स्पेसिफिक फाइंडिंग्स दी थी। यहाँ पे उस तरह की कोई बात है ही नहीं। ये तो जो आज जो भी हुआ, जो रिपोर्टिंग हुई या जो आपकी वसातत से मुझे कुछ थोड़ा सा पता चला, वो यही पता चला कि इस केस में तो अभी कोई फैसला नहीं हुआ। ये जजेस के वर्बल रिमार्क्स हैं। वर्बल रिमार्क्स जो हैं वो जजेस कई दफा देते हैं, वो शायद चीज को समझने के लिए देते हैं। नैब की प्रोसिक्यूशन पर आपको पता है हमेशा सवालात उठाए जाते रहे हैं और आज डीजी नैब इरफान नईम मंगी की अहलियत के हवाले से जब अदालत उज़्मा ने इस्तफसार किया है कि उनकी काबिलियत क्या है, तो उन्होंने बताया कि मैं एक इंजीनियर हूँ और फौजदारी मुकदमात से मुतालिक जब पूछा गया तो उनका कहना था कि मेरी एक्सपर्टीज नहीं है इसके ऊपर। फिर अदालत ने जो रिमार्क्स दिए कि कैसे तकर्री की जाती है अफसरान की, उनकी कैपेसिटी नहीं होती। इरफान मंगी को कुछ बेचारे को पता नहीं है कि कोर्ट में कैसे अपीयर होना है, क्या करना है। स्पर ऑफ द मोमेंट पे उसको बुलाया गया, वो घबराया हुआ था, उसने घबराते हुए ये सारे जवाब दे दिए। नैब का प्रोसिक्यूटर जनरल है, नैब के तकरीबन बहुत बड़ी लीगल टीम है। ये जवाब जो है ये लीगल टीम का काम है और सुप्रीम कोर्ट को चाहिए इन राइटिंग सारी चीजें उनसे मांगे
और वो इन राइटिंग जवाब दें और चेयरमैन नैब से वेट करा के जवाब दें। ये प्रॉपर प्रोसीजर उसका बना हुआ है, केसेस को किस तरह परसू किया जाता है। नैब के अफसरों को डायरेक्टली बुलाया जा रहा है और मैं समझता हूँ कि नैब की भी ये कमजोरी है कि वो इस तरह से डायरेक्टली बुलाया जा रहा है और वो भागे जा रहे हैं। बिकॉज नैब का मौकफ एज एन इंस्टीट्यूशन क्या है, वो तो जब तक चेयरमैन नैब उस पर अपने दस्तखत सबत ना कर दें या जब तक चेयरमैन नैब उस पर कोई डिसीजन ना ले ले, तब तक इस तरह से एक हैप हैजर्ड तरीके से केसेस हो नहीं सकते। इस हद तक मैं जरूर कहूंगा कि ये एक नैब जो है वो एक डिसअरे में है कि उनको समझ नहीं आ रही कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केसेस का दिफा किस तरह से करना है। कम से कम उनको इस बारे में अपने जो प्रोसीजर्स हैं उनको स्ट्रीमलाइन करके सुप्रीम कोर्ट के आगे खड़ा होना चाहिए। अगर वो ये खड़े होकर ये सारे प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर लगेगा कि उनकी लीगल टीम जो है वो तो बिल्कुल ही एक इनफेक्टिव लीगल टीम है। बिल्कुल इरफान भाई साहब, क्वालिफिकेशन से मुतालिक भी जो सवाल उठाया गया है इरफान नईम मंगी की, मैं बहुत सारे ऐसे आईओएस को जानता हूं कि जिनकी क्वालिफिकेशन को लीगल बैकग्राउंड नहीं है। किसी ने इंजीनियरिंग कर रखी है, किसी ने मास्टर्स इन लिंग्विस्टिक्स कर रखा है, कोई अंग्रेजी पढ़कर आया है, तो उनको इस पर प्रोसिक्यूशन पर सवाल नहीं उठते। फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स जो है उनकी अहलियत क्या है अगर वो फौजदारी मुकदमात से नाबल्द होंगे या लीगल तरीकाकार से नाबल्द होंगे? सब्जेक्ट नहीं है बीए एमए में जहाँ पे कोई बंदा कहे कि मैं बीए हूँ इन्वेस्टिगेशन में या मैं एमए हूँ इन्वेस्टिगेशन में। वो तो जब किसी भी इन्वेस्टिगेटिव इदारे में आएंगे तो वहां पे एक्सपीरियंस गेन करेंगे ना। इन्वेस्टिगेशन में कोई पीएचडी उठा के ले आए तो वो तो ऐसे तो नहीं होता। पाकिस्तान के किसी इदारे में इस तरह से लोग नहीं है। तो लिहाजा जजेस को भी समझाना चाहिए उनके वकला की टीम को कि जनाब ये जो आप सवाल कर रहे हैं ये इस तरह से इन्वेस्टिगेशंस जो है वो ऑफिसर्स नहीं अपॉइंट होते, उसका एक तरीका है, वो सारा शफाफ तरीका उनको एक्सप्लेन करें। जिस तरह सीएसएस में हम देखते हैं डॉक्टर्स भी आते हैं, इंजीनियर्स भी आते हैं, दूसरे लोग भी आते हैं, तमाम वॉक ऑफ लाइफ से लोग आते हैं। तो ये कहना कि अगर वहाँ डॉक्टर चला गया तो वो परफॉर्म नहीं कर सकेगा और इंजीनियर चला गया तो फिर वो जस्टिस साकिब निसार जो है वो भी तो हर अस्पताल में जाके तो अस्पतालों को मॉनिटर शुरू कर दिया था और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को। तो ये सारी बातें मैं समझता हूँ कि हमारे जितने भी इदारे हैं उन सबको एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। उन सबको चाहिए कि एक दूसरे की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको समझें। हाँ, और अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई स्पेसिफिक केस है जिसमें कोई अपॉइंटमेंट चैलेंज हुई है तो जरूर वो उससे डील करें, प्रोवाइडेड के नीचे के फोरम्स जो है एग्जॉस्ट हो गए। इस तरह के यानी आपकी नजर में एज फार एज प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया इज कंसर्न तो उसमें लीगल बैकग्राउंड का होना बहुत जरूरी नहीं है। अच्छा इरफान काजी साहब, मुझे ये बताइएगा। कोई जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं। बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बताइएगा सर कि जब अदालत उज़्मा की तरफ से, टॉप जुडिशरी की तरफ से इस तरह के रिमार्क्स दिए जाएं किसी इदारे से मुताल्लिक, फॉर एग्जाम्पल नैब से मुताल्लिक जो है पॉलिटिकल पार्टीज तो विच हंटिंग का इल्जाम लगाती है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का इल्जाम लगाती है, जब टॉप जुडिशरी बार बार रिपीटेडली इस तरह की बात करेगी तो एक तो अदालत उज़्मा के रिमार्क्स की इटसेल्फ क्या सिग्निफिकेंस है और फिर उस इदारे के ऊपर जो नैब है उसके इसके ऊपर क्या इंप्लीकेशंस होते हैं? देखें, जजेस के बारे में तो ये तासुर है और ये कहा जाता है कि जजेस के फैसले बोलते हैं वो खुद नहीं बोलते। तो जहां इस तरह के बहुत ज्यादा रिमार्क्स नजर आए तो मैं तो हमेशा ही रिजर्वेशन रखी है मैंने इस तरह के रिमार्क्स के बारे में। जजेस का काम है कि लीगल क्वेश्चंस फ्रेम करें और उसके बाद वो लीगल क्वेश्चंस फ्रेम करके किसी भी महकमे के सामने रख दें और उनको कहें कि आप इस पे जवाब दें, ये लीगल क्वेश्चन इन्वॉल्व है इस पिटीशन में। जजेस इस तरह से उनकी स्क्रूटनी शुरू कर दें, उनको बुला के, जैसे कि वो उनको एक दहशतगर्दी के केस में कोई उनकी वो तफ्तीश हो रही है तो अफसरान की मैं समझता हूँ कि उनकी भी इज्जत करनी चाहिए, जज साहिबान को, और सरकारी अफसरों को भी जजेस की इज्जत करनी चाहिए। तो बामी रिश्ता है इज्जत का। इस बामी रिश्ते में इज्जत का जो एक मेयार है वो दोनों को कायम करना है और दोनों को वो लाइंस क्रॉस नहीं करनी जिससे कि उनसे तवक्को की जाती है। इरफान भाई साहब, जैसे आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं खामी तो है, वो भले कम्युनिकेशन गैप का ही प्रॉब्लम हो, यानी इटसेल्फ नैब के इदारे के अंदर भी कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट तो है, तो आपको क्या लगता है कि करेक्टिव मेजर्स कहां से उठाने की जरूरत है? चेयरमैन नैब का क्या रोल बनता है? और फिर जहां पर नैब लॉस के अंदर तरमीम की बात की जाती है और पार्लियामान के अंदर से जो है उसको अमेंड करने की बात होती है, पॉलिटिकल पार्टीज का क्या रोल बनता है? देखें, मैंने इससे पहले ख्वाजा साद रफीक के केस पे नैब की परफॉर्मेंस पर बात की थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला ब्लैक एंड व्हाइट में आ गया था, इन राइटिंग आ गया था। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का कोई फैसला नहीं किया। ये वर्बल रिमार्क्स हैं। मैं जजेस के वर्बल रिमार्क्स को तब तक सीरियसली नहीं लेता जब तक कि मुझे उसको फैसले की शक्ल में देख ना लूँ।
हम कभी भी वर्बल रिमार्क्स पर कोर्ट के इस तरह के जो अहकामात थे जो वर्बल होते थे उनको मैं तो नहीं मानता होता था। तो लिहाजा जब तक वो लिख के ये सारी बात नहीं करेंगे, जब तक कि वो लिख के नहीं कहेंगे, जब तक ये वर्बल रिमार्क्स है, मैं समझता हूँ कि मेरे लिए कुछ भी कमेंट करना जो है वो कबल अज़ वक्त हो। लेकिन इरफान कादरी साहब, एज एन एक्सपर्ट आप नैब को कुछ एडवाइस करना चाहेंगे? मैं नैब को यही एडवाइस करना चाहूँगा कि उनके खिलाफ जो केसेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में या दूसरी अदालतों में, उनके प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन के साथ, उनकी जो टॉप हायरार्की है लीगल टीम की, उनको जाना चाहिए पूरी तैयारी के साथ, और उनको चाहिए उनके लॉयर्स को कोर्ट को कहें कि जी हमारा काम है कोर्ट में इनको डिफेंड करना, आप इनको डायरेक्टली मत बुलाया करें इस तरह से, क्योंकि उससे हमारा सारा जो एक डिसिप्लिन है वो ख़राब होता है। सारी ऑर्गेनाइजेशन पे चूँकि बात आती है, लिहाजा हम चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का एक यूनाइटेड स्टैंड आपके सामने आए, और वो वहाँ पे नैब के कानून में चेयरमैन नैब जो है उनकी डिसीजन मेकिंग का होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी कमेंट, कोई अफसर जो है उसको इस तरह का इख्तियार नहीं है कि वो जाके खुद ही सुप्रीम कोर्ट में बातें शुरू कर दे। तो मैं ये समझता हूँ कि नैब की जो लीगल टीम है और नैब के जो चेयरमैन है, उनको आपस में इस सारी चीज़ को एक शक्ल देनी चाहिए प्रॉपर रूल्स की, प्रोसीजर्स की, और इन प्रोसीजर्स को फॉलो करना चाहिए ताकि हैज़र्ड रिस्पांस नैब की अदालतों के सामने ना आए, जिससे कि नैब की जो एक इमेज है वो किसी तरह से भी खराब हो या नैब की इमेज पर एक एडवर्स इम्पैक्ट आए। ये चीज़ नहीं होनी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब आपका। साबिक अटॉर्नी जनरल मुमताज़ माहिर कानून इरफान कादिर हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद बात करेंगे कि कश्मीर से शाम तक मुसलमानों का खून नाहक क्यों बह रहा है। इस सवाल को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। गुज़श्ता रोज़ लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में शदीद नौयत का धमाका हुआ, जिससे इब्तदाई तौर पर 250 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 4000 अफराद ज़ख्मी हैं। लबनानी हुकूमत के मुताबिक धमाके से आधा शहर तबाह हो चुका है, जबकि 2,50,000 अफराद बेघर हो चुके हैं, बेसरो सामानी की हालत में हैं। अब इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक धमाका अमोनियम नाइट्रेट के एक गोदाम में हुआ है, जहां 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट गुज़श्ता 6 सालों से गैर महफूज तरीके से रखी गई थी। अमोनियम नाइट्रेट बुनियादी तौर पर खाद के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन इसे आतिशगीर मादा भी समझा जाता है, फ्लेमेबल है, हाईली फ्लेमेबल है। लेकिन धमाके के हवाले से कई सवालात उठ रहे हैं। यह धमाका एक ऐसे मौके पर हुआ है जो मुल्क शदीद बहरान में घिरा हुआ है। मुल्क में माशी हालात इंतहाई अबतर है और साथ ही साथ कोरोना वायरस की वबा का फैलाव भी है। इसके अलावा मुल्क में एक सियासी तनाव की भी सूरत हाल है, क्योंकि जुमे को साबिक वज़ीर आज़म रफ़ीक हरीरी के मुकदमे में एक कत्ल का फैसला भी आना है। बैरूत धमाके को इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान जारी हालिया कशीदगी के तनाजुर में भी देखा जा रहा है। बर्मा से कश्मीर, फ़लस्तीन से शाम, जिस जगह भी देखा जाए तो मुसलमानों का खून नाहक पानी की तरह बहाया जा रहा है। आए रोज़ होने वाले बम धमाकों, नस्ली फसादात और लड़ाइयों का खिराज खून मुस्लिम से अदा किया जा रहा है। लेकिन यहाँ ये सवाल भी जन्म लेता है कि नील के साहिल से ताब खाके काशकर की मिसल उम्मत टुकड़ों में क्यों बटी हुई है। एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी का नारा लगा, लेकिन मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए एक होती हुई उम्मत दिखाई नहीं देती। ज़ाती अना की तस्कीन की खातिर उम्मत का तसव्वुर क्यों दम तोड़ रहा है। क्या मुस्लिम ममालिक की क़यादत इस खून नाहक को बहने से रोक नहीं सकती है? क्या बेगुनाह मुसलमानों की गिरती लाशों, बहते खून और जिस्म के बिखरे चीथड़ों को रोकने के लिए कोई कायदाना किरदार अदा करने को तैयार नहीं? क्या ज़ाती अनात को उम्मत की बका की खातिर रोका नहीं जा सकता है? ज़रूरत इस अमर की है कि मुस्लिम ममालिक उम्मत के तसव्वुर को, ताकि काबुल में मुसलमानों को चुभने वाले कांटे का जो दर्द है वो बगदाद और कायरा में दूसरा मुसलमान महसूस कर सके। पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। हो जाए अगर 56 टुकड़े यकजा तो कैसा भी हो दुश्मन ढाया जा सकता है। ये आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।